सड़क पर सोने वाला ससुराल। सुनील और मानसी की नई नई शादी हुई थी और मानसी अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल दूसरे गांव जा रही थी। विदाई के वक्त उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। मानसी बेटा, अब तुम दूसरे घर जा रही हो, वहां हमेशा सब लोगों का ध्यान रखना, सबको अपना मानकर चलना और सब लोगों को उतना ही प्यार देना जितना प्यार तुमने इस मायके वाले परिवार को दिया है। माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आप लोगों की परवरिश पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी और वहां जाकर सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी जैसा आपने मुझे सिखाया है। अब मानसी विदा होकर अपने पति सुनील और ससुराल वालों के साथ उनके गांव जाने के लिए निकल जाती है। मानसी के मन में बहुत अरमान थे कि वो नए घर में कदम रखेगी, लेकिन जैसे ही वो अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंचती है तभी उसकी सास की जेठानी दरवाजे पर आकर रास्ता रोक लेती है। रुको, कोई जरूरत नहीं है इस घर में कदम रखने की। दरअसल अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, ये घर अब मेरा और मेरे परिवार का है। ये बात सुनकर मानसी की सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, आरती जेठानी जी, ये आप क्या बोल रही हो? इस घर में तो इतने सालों से आप और मैं दोनों साथ रहते हुए आए। मेरा और आपका परिवार इसी घर में पला बढ़ा है और आज आप कह रहे हो कि ये घर हमारा नहीं है। हाँ, क्योंकि जब 2 महीने पहले ससुर जी बीमार थे और उनकी मौत हुई थी तभी मैंने चतुराई से ये घर अपने नाम करवा लिया था। अब तुम अपनी इस नई नवेली बहू, अपने बेटे सुनील और अपनी बेटी सोनिया को लेकर अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। अब इस घर में तुम जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। जेठानी एक कड़वी बात बोलकर जोर से दरवाजा बंद कर देती है। मानसी ये सब कुछ देखकर दंग रह जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका गृह प्रवेश ऐसे होगा। तभी सुनील की बहन सोनिया रोते हुए मानसी से कहती है, मानसी भाभी, हमें माफ कर दीजिए। आज तो आपका इस घर में धूमधाम से स्वागत होना था, पर हमारी किस्मत देखिए कि आज हमारा घर ही हमसे छूट गया। ऐसा मत कहो ननद जी, इस तरह तो आप लोग भी कह सकते हो कि मैं ही आप लोगों के लिए मनहूस थी, जो मेरे इस घर में कदम रखते ही आप लोगों को अपना बना बनाया घर छोड़ना पड़ रहा है। अब मानसी, सुनील, सोनिया और उसकी माँ सभी बेघर हो जाते हैं। जेठानी ने पूरे गांव में उनके खिलाफ कान भर दिए थे, इसलिए गांव में कोई भी उन्हें अपने घर में जगह नहीं देता है। मजबूरी में उन्हें सड़क के किनारे खाली जगह पर एक छोटा सा तंबू गाड़ कर रहना पड़ता है। ये हालत देखकर मानसी मन ही मन खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही फूट गया। मुझे तो सड़क पर सोने वाला ससुराल मिला है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं कभी भी अपने ससुराल वालों का साथ नहीं छोड़ूंगी और हर हाल में उनके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे अपना ये वादा हर कीमत पर निभाना है। मानसी हिम्मत नहीं हारती। पूरा परिवार उसी तंबू में जमीन पर लेट जाता है। रात का समय था और बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी। सुनील के पास ओढ़ने को ठीक से कपड़ा भी नहीं था और वो ठंड से बुरी तरह कांपने लगता है। सुनील बेचारा थक कर सो जाता है। अगले दिन सुबह सुनील काम पर निकल जाता है। सोनिया और उसकी माँ बाहर धूप में बैठ जाते हैं क्योंकि अंदर बहुत सिलन थी। मानसी बाहर खड़े होकर खुद से कहती है, मुझे कुछ भी करना होगा। मैं अपने ससुराल को इस तरह सड़क पर सोने वाला ससुराल नहीं बने रहने दूंगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे सास, पति और ननद को इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर ना सोना पड़े। मानसी आसपास से प्लास्टिक की कुछ पुरानी बोरियां और कट्टे इकट्ठे करके लाती है। वो मेहनत करके उन्हें तंबू के चारों तरफ सिल देती है ताकि रात को हवा ना लगे। लेकिन तभी कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हवा का एक बहुत तेज झोंका आता है और वो सारा प्लास्टिक उखड़कर उड़ जाता है। मानसी हार मानकर कहती है, लगता है आज भी मेरे ससुराल वालों की किस्मत में सड़क पर ऐसे बाहर सोना ही लिखा है। कोई बात नहीं, हम लोग किसी तरह आज की रात काट लेते हैं। कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी, फिर देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। सुनील अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत दुखी था। वो मानसी के पास आता है और कहता है, मानसी, तुम परेशान मत हो। मैंने आज जमींदार जी से सारी बात की है। उन्होंने मुझे एक बड़े वकील का नंबर दिया है। वो वकील कह रहा था कि हमारी परेशानी दूर हो सकती है। तुम फिक्र मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ जी कि सब जल्दी ठीक हो जाए। अगर माँ जी इसी तरह सड़क पर सोती रही तो इस उम्र में बीमार हो जाएगी। और सोनिया भी अभी कुंवारी है, उसका इस तरह सड़क पर सोना अच्छा नहीं लगता। कल को अगर मेरे मायके वालों को पता चला कि मेरी शादी सड़क पर सोने वाले ससुराल में हुई है
तो आप लोगों की बहुत बदनामी होगी। सुनील को मानसी की बात समझ आ गई। अगले दिन ही सुनील वकील से मिलता है। वकील कोर्ट में केस लड़ता है और कुछ ही दिनों में पुलिस के साथ आकर जेठानी को घर से बाहर निकाल देता है और सुनील के परिवार को वापस कब्जा दिलाता है। वकील कहता है, अब आप लोग अपने घर में आराम से रह सकते हैं। दरअसल जब ससुर जी ने घर जेठानी के नाम किया था तब वो होश में नहीं थे और दिमागी रूप से बीमार थे। कानून ऐसी वसीयत को नहीं मानता। मैंने कोर्ट में यही साबित किया। ये सुनकर पूरे परिवार की जान में जान आती है, लेकिन जेठानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इस नई बहू ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने तो सोचा था इसे घर से बाहर निकाल दूंगी और गांव वाले इसे मनहूस समझेंगे और घर मेरा हो जाएगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब मुझे इस परिवार को खत्म करने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। मानसी घर के अंदर आ तो गई थी, पर वो खुश होने के साथ साथ चौकन्नी भी थी। उसे पता था कि जेठानी चुप नहीं बैठेगी। वो रात को सबको सुला देती है और खुद जागती रहती है। सासू माँ की जेठानी जी उतनी भोली नहीं है जितनी वो दिखती है। वो पक्का कुछ न कुछ बड़ा कांड करने वाली है। ये जो शांति दिख रही है ये तूफान से पहले वाली शांति है। मुझे पहरा देना ही होगा। मानसी सोने का नाटक करती है और छुप कर देखती रहती है। तभी रात के 2 बजे जेठानी दबे पांव मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर कमरे में आती है और बड़बड़ाती है, बड़ा शौक था ना छत के नीचे सोने का। तुम लोगों की औकात तो सड़क पर सोने की ही है। आज रात इस घर में तुम्हारी आखिरी रात होगी। जब घर में आग लगेगी तो सब मर जाएंगे और गांव वाले यही कहेंगे कि ये नई बहू ही मनहूस है, जिसके आते ही सब खत्म हो गया। जेठानी जैसे ही तेल छिड़क कर माचिस जलाने वाली होती है, मानसी जोर जोर से शोर मचाकर सबको जगा देती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और मामला पंचायत में जाता है। पंचों का ये फैसला है कि मानसी की जेठानी सच में बहुत ही जालिम औरत है। इसके अपने बच्चे नहीं थे, इसीलिए ये सुनील के परिवार से नफरत करती थी। इसने सबको जान से मारने की कोशिश की है, इसीलिए इसे अभी जेल में भेजा जाएगा। पंचायत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज सच का साथ दिया और साबित कर दिया कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हमें इस औरत पर पहले से शक था, पर सबूत नहीं था। आज मानसी की वजह से ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब इसे सजा मिलेगी और ये घर अब से सुनील और उसकी माँ का ही रहेगा। मानसी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि उसकी मेहनत और सब्र रंग लाया। अब उसे सड़क पर सोने वाले ससुराल के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मानसी पर जो मनहूस होने का डर था वो भी खत्म हो जाता है। सुनील धीरे धीरे खूब मेहनत करता है और अपने घर को और भी सुंदर बना लेता है। अब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहने लगता है। मीनाक्षी सुबह सुबह उठती है तो ठंड से ठिठुर रही होती है और उसके बाद वो कहती है, हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। ना जाने मुझे कैसा ससुराल मिला है जो इतनी ठंड में भी घर के बाहर सोता है। अब इन्हें मैं क्या ही समझाऊं कि इतनी ठंड में बाहर नहीं सोना चाहिए। खैर, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि इन्हें बोल बोल कर थक चुकी हूँ। मीनाक्षी सुबह 7 बजे उठती है और उसके बाद घर के अंदर जाकर चूल्हा जला लेती है। अरे वाह, अब कितना आराम मिल रहा है। मन ही नहीं कर रहा इस चूल्हे के आगे से कहीं जाने का। तभी उसकी सास की भी नींद खुल जाती है और अंगड़ाई लेते हुए वो बोलती है, अरे बाबा, मजा आ गया घर के बाहर सोकर। ठंड में तो घर के बाहर सोने का मजा ही अलग होता है। विनीता उठती है। तब तक मीनाक्षी ने सुबह की चाय बना दी थी। वो विनीता को सुबह की चाय देते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें रोज इस तरह बाहर सोना चाहिए। अभी तो चिंटू भी छोटा है, कल को उसे ठंड लग जाएगी और वैसे भी गर्मियों में बाहर सोना समझ में आता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में बाहर कौन सोता है। बहू, तू जानती है ना कि पहले हम लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और एक बार हम सब घर के अंदर सो रहे थे और बाहर से कोई आकर हमारी गाय भैंस चुरा कर ले गया था। तब से हम लोगों ने बाहर सोना शुरू कर दिया ताकि चोर घर के अंदर घुसने से पहले भी 2 बार सोचे और बाहर से कोई सामान ले जाने से पहले भी सोचे। तब तक चिंटू भी उठ जाता है और उसके बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर सोना सच में बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह उठते हैं तो फिर बिल्कुल भी आलस नहीं आता, अपने आप आँख खुल जाती है। अब मीनाक्षी ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहती है, हे भगवान, क्या करूं मैं अपने घर वालों का। मेरा छोटा सा बेटा चिंटू भी इन लोगों के हिसाब से चलने लगा है। अब मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस देवर जी की जल्दी से शादी हो जाए तो शायद मेरी देवरानी मेरा साथ देने वाली आ जाए। मीनाक्षी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका पति पवन और देवर दीपक भी उठ जाते हैं और वो लोग भी नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी
और दीपक की शादी के दिन भी पास आ जाते। जनवरी के मौसम में उसकी शादी अनामिका नाम की लड़की से हो जाती है और सुहागरात के दिन तो वो घर के अंदर सोई है और पूरे घर वाले बाहर सोते हैं। और ये सब देखकर अनामिका ने दीपक से पूछा, दीपक जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में 4 कमरे लेकिन फिर भी सब लोग बाहर क्यों सो रहे हैं और हम अकेले अंदर सो रहे हैं? अरे प्राइवेसी अच्छी बात है, लेकिन इतनी प्राइवेसी तो हमें चाहिए ही नहीं। अरे नहीं नहीं अनामिका, तुम गलत समझ रही हो। हमारे घर वालों को ठंड में बाहर सोने की आदत है, इसीलिए वो बाहर ही सो रहे हैं। शुरू में मीनाक्षी भाभी को थोड़ी दिक्कत हुई थी, फिर उन्हें भी आदत हो गई। आज हमारी सुहागरात है, इसीलिए हम अंदर सो रहे हैं। कल से हम भी बाहर ही सोएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी नई नई शादी हुई है, हमें अपने कमरे में एक दूसरे के साथ सोना चाहिए और आप बाहर सोने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप माँ जी को जैसे भी मनाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो घर के अंदर ही सोया करूंगी। दीपक ये बात सुनकर चुप हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी जब लोग सुबह के समय नाश्ता कर रहे थे तो दीपक अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अब से हम घर के अंदर सोने लगे। वैसे भी जनवरी का महीना आ गया, बहुत ज्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड में बाहर सोने से चिंटू बीमार हो सकता है। ये बात सुनकर मीनाक्षी का माथा घूम जाता है और वो कहती है, कैसी बातें कर रहे देवर जी, मेरे बेटे चिंटू का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा 8 साल का हो गया है और पूरी सर्दी वो बाहर सोया है। तब तो आपको कभी भी मेरे बेटे चिंटू का ख्याल नहीं आया और अचानक से उसकी चिंता कर रहे हैं। ठीक है भाभी, मुझे चिंटू के साथ साथ अनामिका की भी चिंता है। उसको भी बाहर सोना अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम घर के अंदर ही सोने लग जाएं। वाह, जब मैं ये बात बोलती थी तो कोई मेरा साथ नहीं देता था, लेकिन अब घर में देवरानी जी आ गई तो घर में अंदर सोने की बात हो रही है। खैर कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप घर में अंदर सोने की इजाजत दे देंगी तो मेरे लिए भी अच्छा है। कम से कम ये ठंड में बाहर सोने वाले ससुराल से तो छुटकारा मिलेगा। तुम लोगों ने अपने आप को समझ के क्या रखा है? अपने आप ही आपस में फैसला कर लिया कि हम अंदर सोएंगे या बाहर सोएंगे। हमारे घर वाले गर्मी हो या सर्दी बाहर ही सोते हैं। ठंड में भी मेरा ससुराल बाहर सोने वाला ससुराल है और अभी भी बाहर ही सोएगा। विनीता ये बोलती है और वहाँ से उठ जाती है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे विनीता की अकल को ठिकाने लगाया जाए। मीनाक्षी और अनामिका दोपहर का खाना बना रही होती हैं और अनामिका ने कहा, भाभी मैं जानती हूँ कि आपने ठंड के बाहर सोकर बहुत ज्यादा एडजस्ट किया है और जो मुझे भी करना चाहिए, लेकिन भाभी इस तरह तो हम एडजस्ट ही करते रह जाएंगे। मेरी नई नई शादी हुई है और मैं ज्यादातर समय अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। अगर हम बाहर सोया करेंगे तो हम एक दूसरे के साथ समय कैसे गुजार पाएंगे? मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझती हूँ अनामिका। शुरू में मुझे देवर जी की बात सुनकर गुस्सा आया था क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरी तरफ से नहीं बोला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जो बात कर रहे हैं उससे हमारे पूरे परिवार का भला होगा। लेकिन माँ जी तो मानती ही नहीं। भाभी अगर आप बुरा न माने तो मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम माँ जी को घर के अंदर सोने के लिए मना सकते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ जी इस तरकीब के लिए मान जाएंगी। अरे वाह, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या तरीका है। इसके बाद अनामिका मीनाक्षी के कान में कुछ कहती है और मीनाक्षी भी मुस्कुरा देती है। अगले दिन अनामिका और मीनाक्षी गांव की एक शादी में जाने की बात करती हैं और विनीता कहती है, बहू अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम्हें किसकी शादी में जाना है। अचानक से शादी का ख्याल कैसे आ गया? मेरे गांव की सहेली की शादी है। मैंने सोचा कि अकेले जाने से अच्छा है मैं सब लोगों को लेकर चली जाऊं। आपकी तबीयत खराब रहती है तो सोचा आप चिंटू को संभाल लेंगी, और वैसे भी आप तो बहुत समझदार हैं। आपने सालों से घर को संभाला है तो आप तो घर को संभाल ही लेंगी। विनीता भी अपनी तारीफ सुनकर फौरन मान जाती है और कहती है, ठीक है, घर को संभालना कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी चिंटू बिल्कुल भी शरारती नहीं है। तुम लोग जाओ और सुबह समय से आ जाना, मैं पूरा घर अच्छे से संभाल लूंगी। इसके बाद मीनाक्षी और अनामिका शादी में जाने के लिए निकल जाती है और अपने अपने पतियों को भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। और वहीं विनीता चिंटू के साथ खाट पर सो जाती है। चिंटू बच्चा था इसलिए वो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन विनीता को नींद नहीं आ रही थी। तभी अनामिका और मीनाक्षी भेष बदलकर अपने पतियों के साथ डाकू के रूप में आती हैं और उसके बाद मीनाक्षी आवाज बदलकर कहती है, अरे दोस्त, लगता है बुढ़िया गहरी नींद में सो रही है। कितनी बड़ी पागल है जो घर छोड़कर बाहर सो रही है। चलो उसके घर में चोरी करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। गांव के लोग कितने समझदार हैं जो अपने घरों के अंदर कुंडी लगाकर सोते हैं ताकि भले ही उनके घर से माल चली जाए लेकिन जान तो बच जाए। और इस बुढ़िया को देखो, देख क्या रहे हो? चलो घर में चोरी करते हैं। अगर इस बुढ़िया ने उठने की कोशिश की तो इसके गले पर राम प्यारी रखकर चला देंगे, अपने आप ही बोलेगी नहीं फिर। विनीता ये सब कुछ रजाई के अंदर से सुन रही थी और उसने अपने मन में कहा, हे भगवान, मैंने बाहर सोकर कितनी बड़ी गलती कर दी।
कम से कम घर के अंदर होती तो कुंडी लगाकर खुद को बचा तो लेती। अब भलाई इसी में कि चिंटू को लेकर चुपचाप इसी रजाई में पड़े रहो और बाहर ना निकलो। विनीता चुपचाप पड़ी रहती है कि तभी अनामिका ने कहा, अरे दोस्त, लगता है गांव वाले उठ गए, चलो यहाँ से भागते हैं, फिर कभी आ जाएंगे, वैसे भी ये तो घर के बाहर ही सोती है। अब अनामिका और मीनाक्षी अपने अपने पतियों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो वापस घर के कपड़े पहनकर आ जाती हैं। और उनके आते ही विनीता ने उठने के बाद कहा, बस बाबा, मुझे एहसास हो गया कि हमें घर के बाहर नहीं सोना चाहिए। अब से गर्मी हो या सर्दी, हम लोग घर के अंदर ही सोएंगे। पहले के जमाने के लोग घर के बाहर ही सोते थे क्योंकि बिजली पानी नहीं होती थी, लेकिन अब जब सारी सहूलियत घर के अंदर है तो बाहर क्यों सोना। विनीता की अकल पूरी तरह से ठिकाने पर आ जाती है और उसके बाद वो बाहर सोने का अपना ड्रामा छोड़ देती है। और अब मीनाक्षी और अनामिका अपने अपने पतियों के साथ आराम से अपने कमरों में सोया करती हैं। Thanks for watching.